हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो, जो मात्र 15 से 20 मिनट में आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। जब कहीं भी कोई भी प्रोसेस हो जिसमें नया चीज़ बने नए प्रॉपर्टी के साथ, तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर फिजिकल चेंजेज होता तो कोई नया चीज़ें नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब कैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जब H2 रिएक्ट किया O2 के साथ, क्या बनाया? H2O बनाया, ठीक है। जबकि यहाँ पर H2 गैस के फॉर्म में था, O2 गैस के फॉर्म में, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में बन गया। देखिए, इसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, और नया चीज़ें बन गया। इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम जानते हैं कि H2 जलाने का मतलब जलने में यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसके एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, और O2 जलाने के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन ये जो वाटर है, इसको आग को बुझाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, जो लेफ्ट साइड रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब कहीं कहीं देखिएगा G लिखा रहेगा, कहीं L लिखा रहेगा, AQ लिखा है, उसका मतलब क्या है? अगर G रहेगा तो उसका मतलब गैस, L मतलब लिक्विड, AQ मतलब एक्वस, और PPT अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब आपको हम बता दें कि इनसोल्युबल सॉलिड होता है उसका मतलब, ठीक है ना। ऐसा सॉलिड जो पानी में नहीं घुलता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, PPT कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस निकली, तो Zn को जब रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगा। और कोई चीज़ जब बाहर निकलता है तो उसमें एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बता दिए जो PPT, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इनसोल्युबल सॉलिड, जो पानी में नहीं घुलता है। अब यहाँ पर रिएक्शन, दो रिएक्शन लिए इसका। देखिए, PbNO3 का जब रिएक्शन कराएंगे Ki के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? दो चीज़ बनेगा, KNO3 प्लस PI2, ठीक है ना। और यहाँ पर PI2 जो है यही येलो PPT है। कलर भी पूछता है आपसे एग्जाम में कि इसका कलर क्या होगा, तो येलो होगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। जब BaCl2 का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा? HCl और BaSO4 बनेगा। यहाँ पर जो BaSO4 बना है ना, एक्चुअल में वाइट PPT है, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है करेक्टर चेंज इन कलर। अब ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कलर चेंज होता है। तो एग्जांपल है Fe का जब रिएक्शन कराएंगे CuSO4 के साथ, तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा। अब यहाँ पर एरो नीचे लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर ग्रीन हो जाता है, कलर चेंज हो गया। अगला क्या है? यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, यानी चूना जब पानी में डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं या सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है जो लास्ट कैरेक्टर है वो है चेंज इन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? जब MgO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO बनाएगा। अब देखिए, सॉलिड होता है, एक गैस होता है, और एक क्या बन गया? सॉलिड बन गया, यानी यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, उसको समझने से पहले चीज समझिए कि जो व्हेन कार्बन बर्न इन एयर देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अगर ऐसे सेंटेंस लिखना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसी को जब इस तरह के लंबा सेंटेंस को जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए आप मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? इट इज द मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह के जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर समझना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे, फिर ऐसे एक एक करके देखते जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब देखिए, कंबाइन का मतलब होता है एक साथ कर देना, ठीक है ना, जोड़ देना। यानी जब दो या दो से अधिक, जब जो भी सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद एक चीज़ बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है? इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जब कार्बन O2 के साथ रिएक्शन किया तो CO2 बना, ये दो चीज़ था, एक बन गया। जब H2O2 रिएक्ट किया
H2O बन गया, एक चीज़ बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ना, वो जनरली समझ लीजिए एक कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्जोथर्मिक। यहाँ पर एक्चुअल में एक्जोथर्मिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा ही, तो ये क्या एक्जोथर्मिक हो गया, यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको हम बता दें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल जो भी सब्सटेंस होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, टूट जाए। देखिए इन दिस रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए जब H2 से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो H2 और O2 टूट जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। जो AgCl है, जो AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, और इस जो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, याद रखिएगा। जब CaCO3 को से अगर हीट हम पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर जब हीट डालते हैं इसमें तो CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ आप देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब FeSO4 को, ठीक है ना, जब हीट देते हैं तो Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर देखिए PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट देते हैं तो PbONO2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। तो आपको टोटल ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है ना, वैसे ही और जो अगला रिएक्शन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप पढ़िए, नोट डाउन भी कीजिए जो जरूरत। अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसके जगह से हटा देता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जब Zn का रिएक्शन कराएंगे CuSO4 के साथ, ZnSO4 बनाएगा और Cu बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर Cu बन जाएगा, एरो नीचे बनाया है, यानी यहाँ पर सॉलिड बनेगा। ठीक है ना, PPT बनेगा, सॉलिड बनेगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे Pb का CuCl2 के साथ, तो PbCl2 और Cu बनाएगा। इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। अब आप सोचिए कैसे हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज याद करने। देखिए यहाँ पर इसको देखिए कैसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ तक आप याद कीजिए, यहीं तक ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, इसका नहीं याद रहेगा फिर भी काम चलेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ज़्यादा यूज होता है, इसको जरूर याद रखिए। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आएंगे लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा। ठीक है, ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम तो समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। देखिए कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है ना, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स आर टेक्स प्लेस में होता है। कैसे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम, देखिए यहाँ पर AgNO3 का जब रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ, तो यहाँ पर जो Ag है इस Cl के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, AgCl के साथ आ जाएगा। देखिए AgCl बना गया, तो इसमें का जो बचेगा और इसमें का जो बचेगा वो एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर Na बचा और यहाँ पर NaO3 बचा, तो NaNO3 बन गया, रिएक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए जब इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर Cu और इसके साथ S के साथ आ जाएगा, CuS बन गया, जो ब्लैक PPT बनाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या बचा, SO4 बचा, इसमें क्या बचा, H2 बचा, तो H2SO4 बन जाएगा। ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन किस रिएक्शन में होता है, तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन समझेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा ये समझिए पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, यानी ऐसा केमिकल जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द केमिकल विच रिड्यूस अदर केमिकल, जो दूसरों को रिड्यूस करे एंड बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा हो, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, देखिए
यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बारे में है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है ना, जस्ट इसके अपोजिट देखिए, इसमें एडिशन है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोलेंगे, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा है तो उसको भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है ना अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दूर समझ में आएगा अच्छे से। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो ये बनाएगा कॉपर और H2 बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए इससे देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी क्या हो गया, इसका रिमूवल हो गया, यानी रिडक्शन हो गया। यहाँ क्या हो गया रिडक्शन हो गया ना, क्यों, अभी क्या बताएं हम, अरे एक यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो यहाँ पर हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन ऑक्सीजन आ गया, यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना, इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी ऑक्सीजन क्या हट गया, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हो गया रिमूवल, यानी सिर्फ R लिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए MnO2 है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो गायब हो गया, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन, R लिख रहे हैं मतलब समझ लीजिए रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए आप इसमें देख सकते हैं HCl में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर H है तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन आ गया, इसमें देखिए ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब बस लास्ट टॉपिक ही बच गया था। यहाँ पर देखिए कोरोजन समझना है और रेंसिडिटी समझना है, दो चीज़ समझना है। ठीक है ना, एक की तरफ देखिएगा तो डेली लाइफ का यूज है उसका, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, उसी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही डेली लाइफ में दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोरोजन और रेंसिडिटी, सबसे पहले हम समझते हैं कोरोजन क्या होता है। देखिए यहाँ पर कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन ऑफ ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। सिंपल समझिए, हम बताते हैं आपको। देखिए जब कोई भी मेटल का, किसी भी मेटल का सरफेस क्या होता है, जब खराब होने लगता है, क्रोड होने लगता है, खराब होने लगता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल के, यानी केमिकल यानी एसिड बेस के, मान लीजिए उस पर उसका जब असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसका सरफेस खराब होने लगेगा, मेटल का सरफेस, इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, रस्टिंग उसी का एग्जांपल है। रस्टिंग देखिए यहाँ पर रस्टिंग, तो रस्टिंग का फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए जब FeO2 के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ XH2O तो बनता है Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं रस्ट का फॉर्मूला। कभी एग्जाम पूछता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिख दिया। कितने लोग इसमें सोचेंगे भाई X यहाँ पर क्या है, तो आपको हम बता दें कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई लोहा है, आयरन है, उसके आसपास अगर पानी कम रहेगा तो कम उसमें जंग लगेगा, धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होगा। अब पानी ज़्यादा रहेगा तो रस्टिंग ज़्यादा होगा। वही बात है यहाँ पर, अगर X का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा तो वाटर उतना ही ज़्यादा, और वाटर ज़्यादा तो रस्टिंग ज़्यादा होगा। ठीक है ना, बस यही बताना चाहता है। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में हम बोलते हैं कि बासी हो जाने से, खाना नहीं मतलब बासी हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं ऐसे। रेंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड फैट। देखिए आपको हम सुनाते हैं कैसे। मान लीजिए किसी कोई फूड है, उसमें ऑयल है, फैट है, ठीक है ना, तो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड क्या होता है, जब खराब होता है तो उसमें से एक अनप्लीजेंट बहुत गंदा स्मेल आता है। ठीक है ना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, यानी मान लीजिए फूड, हम आखिर क्या करें कि हमारा फूड खराब ना हो। तो पहला आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, कैसे फूड को बचा सकते हैं, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। यानी एंटीऑक्सीडेंट को अगर ऐड कीजिएगा तो फूड खराब नहीं होगा। और कैसा फूड, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट हो, उस तरह के फूड में अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें तो फूड खराब नहीं होगा। अगला है पैकिंग फूड इन N2 गैस। अगर नाइट्रोजन गैस में अगर फूड को आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो खराब, जैसे चिप्स हो गया, चिप्स के जो पैकेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि वो चिप्स खराब ना हो जाए। ठीक है ना, अगला है बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर में अगर मान लीजिए अगर फूड को रखते हैं, ऐसा कंटेनर जिसमें हवा ना बाहर से अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए, इस तरह कंटेनर को एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। उसमें अगर फूड रखिएगा ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड तो खराब नहीं होगा। ठीक है ना,
चलिए ये तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना नहीं करा है, ठीक है ना, तो इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से करा देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें कि केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, इसका हम बहुत अच्छा एक वीडियो बहुत कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, जिसको अगर आपको जरूर देखना चाहिए। उसको देखने से फ़ायदा क्या होगा आपको, क्यों आपका समझ लीजिए, मान लीजिए जितना केमिस्ट्री है 10th में हो या 9th का हो, सब टोटल केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। इससे फार्मूला कैसे बनाते ये वाला, हाउ टू मेक फार्मूला, केमिस्ट्री में फार्मूला बनाते कैसे हैं, टोटल बहुत अच्छा से हम डिस्कस किए उसमें। एक बार देख लीजिएगा ना तो आप कोई भी फार्मूला आसानी से बना लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कवर किए हैं 1 शॉट में, बहुत कम टाइम का है पूरा। यहाँ तक जरूर आई होप आप लोग देखे ही होंगे यहाँ तक, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर में मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। या मान लीजिए कोई मिस्टेक भी हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, हम पूरा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।